हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और ये है लेसन नंबर 3, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो 4 वीडियो इस पर अपलोड किए जा चुके हैं और ये है 5वां वीडियो। तो साइलेंट फीचर हम देख रहे हैं कि संविधान के हमारे क्या क्या फ़ीचर है। तो इससे पहले हमने देखा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारा संविधान भी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य को देखा, धर्मनिरपेक्ष राज्य को पढ़ा और फिर हम पढ़ेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौम का मतलब कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उस तमाम नागरिकों को पूरा अधिकार है, अगर वो वयस्क है, युवक है, एक सोचने समझने की समझ है, अगर उनके पास एक एज को पहुंच गया, वो उनके पास सलाहियत है, अपने नेता चुन सकते हैं, तो वयस्क मताधिकार उनको प्राप्त होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हर एक वयस्क पुरुष को, स्त्री को सार्वभौम है, वो उनको पूरा अधिकार दिया जाता है, वो अपने मत के अधिकार है। तो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। तो मतलब हमारे देश में कोई भी 18 साल के वयस्क युवक या युवती वो लोकसभा, राज्यसभा के अपने चुनिंदा, अपने पसंदीदा प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। हर वह व्यक्ति, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और उसकी धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति का उम्र सिर्फ 18 साल है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि आपकी उम्र केवल 18 साल के है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आप आप अपने लीडर चुन सकते हो। ठीक है। तो वर्ष 1989 में 61वें मतलब 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये पहले था 1989 से लेकर के जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ये मतदान की उम्र 21 वर्ष पहले थी, घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो देश की वृहद आकार जनसंख्या, मतलब चूँकि हमारे देश की आकार बहुत बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, गरीबी है, सामाजिक असमानता है, अशिक्षा है, तो ये सब देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। मतलब इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की, और ऊपर से हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, सामाजिक असमानता है, ऊंच नीच, और लोगों के पास जो है धन संपदा में काफ़ी जो है असमानता है, अशिक्षा है, एक बहुत बड़ी आबादी, शिक्षा नहीं है। तो ये सब देखते हुए और उसके बावजूद वयस्क मताधिकार का चुनाव करना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए ये काफ़ी कहले की प्रशंसा की बात थी। ठीक है। तो वयस्क मताधिकार को चुनना काफ़ी प्रशंसा की बात थी। तो हमने ये देखा, ये फीचर हमारे संविधान का। अब 13वां फीचर हमारे संविधान का है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक ही नागरिकता, यानी कि हमारे देश के जितने भी नागरिक है वो एकल नागरिक है। मतलब हमारे देश में केवल एक नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर वो भारतीय है, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी समाप्त हो जाएगी। हमारे देश की एक ही नागरिकता है, कोई भी राज्य की नागरिकता नहीं होती, सब एक नागरिक है, एक देश के सब एक नागरिक हैं। तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, मतलब फेडरल है, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और नीचे भी जो है लोकल बॉडी है, फेडरल गवर्नमेंट है हमारा, लेकिन एकल व संघीय है, प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता है और वह है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता के अलावा आपके पास कोई नागरिकता नहीं है। ठीक है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसका भी नागरिकता होती है। तो अमेरिका जैसे देश में क्या होता है ना कि आप जिस जगह पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग नागरिकता होती है और स्टेट में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ की भी आपको नागरिकता प्राप्त कराई जाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, आप एक देश के नागरिक हैं, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। ठीक है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाते हैं, मतलब उनको दो नागरिकता प्राप्त होती है, सेंट्रल और स्टेट अलग अलग। तो वो दो अधिकारों को समूह का लाभ उठाता है, जैसे कि पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जो लाभ है उनको वो प्राप्त होता है, ठीक है, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है। भारत में सभी नागरिकों, चाहे किसी भी राज्य से पैदा हुए हो, यहाँ रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होता हो। हमारे देश के जितने भी, कहीं भी भारत में किसी भी हिस्से में वो पैदा हुआ हो, उनके पास समान रूप से नागरिकता और राजनीतिक नागरिक अधिकार सब कुछ एक बराबर सभी के पास है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के पास कुछ स्पेशल
प्रोविज़न उनके लिए है। जम्मू कश्मीर के लिए हालांकि 370 धारा को भी हटा दिया गया है, तो अब वह प्रोविज़न नहीं रहा। तो सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, तो इतनी पहले की कोशिशों के बावजूद अलग अलग जो है हमारी एकरूपता बनाने की कोशिश की गई है, विविधता में एकता लाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, भाषा, धर्म, जात पात, ऊंच नीच को लेकर हमारे देश में कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, संघर्ष हो जाता है, जातिगत युद्ध हो जाती है, भाषाई विवाद हो जाता है, निर्जातीय विवाद होते हैं। तो इसका अर्थ है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। मतलब हमारे संविधान के निर्माता ने हर हाल में ये कोशिश की थी कि देश को एक सूत्र में बांध दिया जाए, देश के सारे नागरिक एक साथ भाईचारा और भ्रातृत्व के साथ मिलजुल कर समान एक दूसरे की गरिमा को ख्याल रखते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। तो ये जो लक्ष्य था कि पहले कि संगठित करना लोगों को, तो ये पूरी तरीके से ये सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे देश में अभी भी जात पात, ऊंच नीच, धार्मिक चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी जो है उग्र हो जाते हैं। चौदहवां हमारा फीचर है स्वतंत्र निकाय। तो भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, यानी कि हमारा स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका अलग स्वतंत्र निकाय है, कार्यपालिका स्वतंत्र निकाय है, विधायिका स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। तो बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है। देखिए स्वतंत्र निकाय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे देश की ये, हमारे संविधान की ये फीचर है कि हमारा संविधान स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र निकाय है, कई सारे जो है इंस्टीट्यूशन है स्वतंत्र है। जैसे संसद की बात कर ले, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुरक्षित करने के हेतु निर्वाचन आयोग है। तो हमारे लिए संसद की चुनाव जो होती है, ठीक है, पार्लियामेंट का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ये निर्वाचित करती है संसद को, राज्य विधानसभा को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव ये करवाती है निर्वाचन हमारे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना। राज्य और केंद्र सरकार के खाते को अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार ये जनता के पैसों के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों को वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। तो फिर दूसरा स्वतंत्र निकाय की बात कर रहे हैं कि हमारा स्वतंत्र निकाय है क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि जो भी खर्च होता है राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, महालेखाकार नियंत्रक ये क्या करते हैं, उन पैसों का संरक्षक करते हैं और पता करते हैं, उनके बारे में डिटेल्स लेते हैं कि जो खर्च की गई है वो उचित है और उस पर टिप्पणी करते हैं, उसके विषय में रिपोर्ट तैयार करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे अधिकारियों को चयनित करते हैं, देश की अनुशासनात्मक कार्रवाई को, मामलात को आयोजन करने के लिए ये स्वतंत्र निकाय संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी आप और हम तैयारी करते हैं, ये एक स्वतंत्र निकाय है और मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगला स्वतंत्र निकाय है राज्य लोक सेवा आयोग। जिस तरीके से यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के का स्वतंत्र लोक सेवा आयोग है, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट पीसीएस, जिसकी तैयारी आप करते हैं। तो राज्य सेवा के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। तो विभिन्न प्रावधानों तथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा, तो इनके जो भी कर्मचारी, इनके जो भी वर्कर, जो भी ये इंस्टीट्यूशन को जो संभालते हैं, उनके शर्तें हैं क्या, निर्धारित सेवा शर्तें हैं, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि, ये सब चीज़ें उनके लिए की जाती है। माध्यम से संविधानिक निकाय को स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगला है आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान की फीचर है कि हमारे देश में आपातकालीन का मतलब होता है कि जब इमरजेंसी की जब हालत बन जाए तो उसको आपातकालीन प्रावधान की ऐसी स्थिति में भारत के संविधान क्या रहनुमाई करती है। तो आपातकालीन प्रावधान क्या है, देखिए। तो आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। यानी कि जब हमारे देश की चीज़ें बिगड़ जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए और काबू में ना आए,
इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए, तो ऐसे हालात में भारत के संविधान राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति चाहे तो कैबिनेट के सहयोग से, कैबिनेट की सलाह मशवरे से आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था कर सकता है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है और इसका मकसद यही है आपातकालीन व्यवस्था को, प्रावधान को लागू करने का या फिर इसमें संविधान में डालने का। इसका मकसद है कि देश की संप्रभुता बची रहे, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जब खतरा हो जाए इसको लेकर तो आपातकालीन प्रावधान किया जा सकता है इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए। तो तीन प्रकार के जो है आपातकालीन सिचुएशन हमारे देश में लगाई जा सकती है अलग अलग। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपातकालीन तीन जो है हमारे आर्टिकल्स जो दिए गए हैं इसमें लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जब युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ हमारी युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई हो जाए, तो अशांति की व्यवस्था हमारे देश में जब बन जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कैबिनेट राष्ट्रपति को ये आपातकाल लगाने की अनुमति प्रदान कर सकता है और राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं जब हमारे देश का किसी और देश के साथ जो है लड़ाई हो जाए। दूसरा है आपातकाल का राज्य में आपातकाल, यानी कि जब राज्य संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाए, जब राज्य सरकार संवैधानिक असफलता हो जाए, मतलब यह है कि कानूनी जो केंद्र की तरफ से जो चीज़ें दी जाती है, जो कानून और जो नियम जो है, जो संविधान है, उसके अनुरूप अगर वो नहीं चलती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अगर केंद्र सरकार ने जो निर्देशन दी है, केंद्र सरकार ने जो करने को राज्य सरकार को कहा है, अगर वो नहीं कर पाती तो उसमें क्या हो सकता है, 365 के तहत इन पर आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाए तो 356, और राज्य सरकार में असफलता हो जाए, केंद्र की बातों को अनुपालन ना कर पाए तो 365। देखिए दो बातें यहाँ पर, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए, ठीक है, कानून की उल्लंघना, कानून का कोई रिस्पेक्ट, कानून का कोई विधि का कोई शासन ना हो, तो आपातकाल घोषित हो सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है 356 के तहत। और जब केंद्र के बातों को पालन ना करे कौन, राज्य सरकार, तब 365 के तहत लगाया जा सकता है। एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। तो भारत की वित्तीय स्थिति जब खराब हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए पूरी तरीके से, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो आपातकाल के दौरान देश में पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। मतलब जब भी आपातकाल अनाउंसमेंट की जाएगी तो पूरी की पूरी पावर केंद्र सरकार के हाथों में सिमट करके आ जाएगी और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। जितने भी राज्य सरकार हैं सब केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। तो इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। तो इस तरह हम देखें कि जब आपातकाल देश में लागू होगी तो फिर हमारा ढांचा क्या हो जाएगा, संघीय से, जैसा कि संघ है, सेंट्रल स्टेट, तो फिर ये ना रहेगा, एकात्मकता हो जाएगी, सिर्फ केंद्र के हाथों में पावर आ जाएगी, केंद्र ही पूरी तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो एकात्मा में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। तो ये भी हमारी संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम त्रिस्तरीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके।